गुड मॉर्निंग बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, साथ ही लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट्स आपको बताएंगे। तो हम मौजूद हैं गाजियाबाद में, जहां स्वर्ण जयंती पार्क में सुबह सुबह लोग वॉक करने आए हैं और हम भी आए हैं वॉक करने के साथ साथ आपको खबरें बता रहे हैं। और चलिए सबसे पहले बात करते हैं माफिया मुख्तार अंसारी के परिवार की, क्योंकि मुख्तार अंसारी की मौत का देखिए अभी 1 महीना भी मुश्किल गुजरा है, लेकिन परिवार में फूट पड़नी शुरू हो गई है और जो वजह है वो भी सियासी है। जी, अंसारी परिवार में ये फूट की बुनियाद आखिर जानेंगे आप तो ये भी कम दिलचस्प नहीं है। आपको बताते हैं कि आखिर मुख्तार अंसारी का जो भाई है अफजाल अंसारी, उसने ऐसा क्या दांव चला कि मुख्तार के बेटे तिलमिला उठे। माफिया मुख्तार अंसारी के जनाजे में 30 मार्च को जिस कदर भीड़ उमड़ी, जिस तरह का हंगामा दिखा, उसे देखकर 2024 के चुनाव में मुख्तार के नाम पर बम्पर वोट की उम्मीद पड़ गई थी। इसी उम्मीद ने अंसारी परिवार में बड़ी फूट डाल दी। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार का बेटा उमर गाजीपुर से चुनाव लड़ने की जुगत में था, लेकिन बड़े चाचा और सपा से उम्मीदवार अफजाल अंसारी ने खेला कर दिया। अफजाल भतीजे उमर की जगह अपनी बेटी नुसरत की सियासी लॉन्चिंग की तैयारी में है। चुनाव तो लड़ना है, चाहे नुसरत आए, चाहे अफजाल आए, चाहे और आए। अब तो परिवार में ही झगड़ा शुरू हो गया है। अब तो उस परिवार के भीतर ही झगड़ा हो गया है कि कौन लड़े, कौन प्रत्याशी हो। अफजाल अंसारी की तैयारी ये है कि 2 मई को गैंगस्टर एक्ट में होने वाली सुनवाई में अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहत ना दी, 4 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक का फैसला सुना दिया, तो बेटी नुसरत को अपनी सियासी विरासत सौंपकर चुनाव लड़ाएंगे। खुद ही हताश हैं, वो जान रहे हैं कि हम क्या नाम है चुनाव हार चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी को हम टक्कर नहीं दे पाएंगे, इसीलिए बसपा छोड़ के सपा में आए हैं अपने सियासत को बचाने के लिए। इस बार उनकी सियासत बचेगी नहीं, इस बार उनके पूरे परिवार से आने वाला समय में सियासत चली जाएगी। नुसरत पिता के प्रचार के लिए पहले से ही मोर्चे पर डटी हैं। प्रचार में उनका सनातनी अवतार सुर्खियों में है। अफजाल अंसारी के इसी सियासी दांव ने परिवार में विवाद को हवा दे दी है। बात लोकसभा चुनाव की, जिसमें चुनाव के तीसरे चरण से पहले ही यहां पर वोट जिहाद की अपील शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर के सियासत भी काफी गर्मा रही है। और ये अपील की है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से। और जानते हैं अपील की किसने है? पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी ने की है, मारिया आलम खुर्शीद ने, और वो भी सलमान खुर्शीद की मौजूदगी में। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संगी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की मौजूदगी में उनकी भतीजी मारिया आलम खान के जुबान से हुई वोटों के जिहाद की इस अपील ने सियासी पारा चढ़ा दिया। फर्रुखाबाद की चुनावी सभा में नफरती भाषण के इस वायरल वीडियो पर मारिया पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज हो गया। तो सपा से संबंध रखती हैं का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कि वो धर्म के आधार पर वोट मांगने का प्रयास कर रही हैं। ये आचार संहिता का उल्लंघन है। मारिया को वोट जिहाद पर बीजेपी ने घेर लिया, लेकिन वो अपने बयान पर अड़ी हुई है। नवभारत से फोन पर बातचीत में मारिया ने दावा किया कि उनके बयान से फर्रुखाबाद में माहौल नहीं बिगड़ेगा। मैम, आपको लगता है कि ये वाला जो बयान है ये शायद उसमें ये लाइन नहीं होनी चाहिए थी, या फिर अपने बयान पे अभी भी कायम है आप? देखो भाई, ऐसा है, अब तो जो कहती सो कहती है ना जी। अब ऐसा तो है नहीं कि सब हुक्का पानी बंद कर देंगे। अच्छा, जाटों की पंचायत होती है तो वहाँ पे भी तो लोग अपने समाज में बैठ के अपनी बात तय कर। और देखिए, जिस कांग्रेस ने कभी भगवान राम के अस्तित्व तक को नकारा था, उसी के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे अब भगवानों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। जी, दरअसल खड़गे छत्तीसगढ़ पहुंचे थे कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए वोट मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने 2024 की चुनावी लड़ाई को शिव वर्सेस राम में बदल दिया। देखिए आप भी पूरी खबर। हमारे यहाँ के जो कैंडिडेट है, शिव कुमार दहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार। अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है। अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बिगड़े बोल सुना आपने?
छत्तीसगढ़ के जांजगीर में कांग्रेस उम्मीदवार शिव कुमार बहरिया के लिए वोट मांगने पहुंचे खड़गे ने कह दिया कि राम के मुकाबले में कांग्रेस ने शिव को खड़ा कर दिया है। खड़गे ने यह भी कहा कि मेरा नाम मल्लिकार्जुन है, मैं भी शिव हूं, इसलिए वोट मेरे कहने पर ही देना, शिव को देना। मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट के लिए जिस तरह राम बनाम शिव की लड़ाई का दांव चला, उस पर बीजेपी उन्हें घेर रही है। कह रही है कि वोट के लिए भगवान को बांटने से भी नहीं चूक रही है कांग्रेस। अब भगवान के बीच में भी लड़ाई लगाने की दुर्मंशा कांग्रेस पार्टी की है। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी मोदी विरोध और बीजेपी विरोध में उतरते उतरते आज प्रभु श्री राम के विरोध में, हिंदू और सनातन के विरोध में, और किस प्रकार से हिंदू धर्म को भी बंटवाने के चक्कर में लगी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस अंदाज में जांजगीर की लड़ाई को राम बनाम शिव का बताया, उससे वोट मिले ना मिले कांग्रेस की भर जरूर पिट रही है। और तीसरे चरण के चुनावी घमासान में राहुल गांधी ने जिस प्रकार राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर के मोदी सरकार को घेरा है, उसको लेकर के राहुल गांधी अब खुद ही फंसते हुए नजर आए। चंपत राय ने उनके बयान पर गंभीर आपत्ति जताई है। आपको बताते हैं कि गुजरात में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने दरअसल आदिवासी होने की वजह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाए जाने का आरोप लगाया था। 22 अप्रैल को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और भव्य राम मंदिर के शुभारंभ ने एक और दुनिया भर का ध्यान बटोरा, तो दूसरी ओर इसके न्योते को नकारने की विपक्षी सियासत को देश ने देखा। लेकिन चुनाव के वक्त इस पर गलत बयानबाजी कर वोट मांगने जैसी कोशिशें राहुल गांधी ने की। उस पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने उन्हें आईना दिखा दिया। राहुल जी ने गुजरात में किसी सभा में बोलते हुए कहा है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भारत की राष्ट्रपति आदिवासी होने के कारण नहीं बुलाया गया। ये वाक्य नितांत असत्य है, निराधार है और भ्रामक है। चंपत राय ने कहा, राहुल गलत बयानी ना करें। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में मौजूद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दोनों को आमंत्रित किया गया था। यही नहीं, उस मौके पर SC ST और अति पिछड़ा वर्ग के लोग भी अयोध्या पधारे थे। आपको बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रामलला के दर्शन करने अयोध्या आ रही हैं, जबकि राहुल और विपक्षी नेता इस मौके का चुनावी माइलेज लेने की जुगत लगा रहे हैं। इसलिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने आगे आकर राहुल के बयानों को खारिज करा। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर नया हमला। वक्त की संपत्तियां नहीं छूने वाली है कांग्रेस, ये बड़ा हमला किया उसने। तो ये बड़ी खबर, कांग्रेस के इरादे से सांप्रदायिक से पैदा होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस संपत्ति के बंटवारे की बात करती है, वो अल्पसंख्यक की संपत्तियों को छू नहीं सकती। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर नया हमला किया है और साथ ही कहा कि बाकी समुदायों की संपत्ति पर उनकी नजर है। वक्त की संपत्तियां नहीं छूने वाली है कांग्रेस। कांग्रेस के जो इरादे हैं वो सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने वाले हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए अगली खबर की बात करते हैं। राहुल गांधी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर वोट लेना चाह रहे थे, लेकिन हैदराबाद में ओवैसी ने कांग्रेस को गजब घेर लिया है। जहां असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी को इस मुद्दे को लेकर के घेरा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी के पास भी कुछ भी जवाब देते नहीं बन रहा। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। हैदराबाद में अपने चुनाव प्रचार में रेहान बीफ शॉप जिंदाबाद और काटते रहो का नारा लगाने वाले असदुद्दीन ओवैसी मंगलवार रात नए अंदाज में नजर आए। एक ही रात में शहर में 3 चुनावी सभाएं, ऐसे में कहीं भी मौका न चूकने के लिए ओवैसी अपने बुलेट पर भागम भाग करते दिखे। शहर के ट्रैफिक जाम को मात देने के लिए ओवैसी अपने चुनावी मीटिंग में बुलेट से पहुंचे। आमतौर पर अपने चुनावी तकरीरों में बीजेपी को घेरने वाले ओवैसी ने बुलेट सवारी के बाद सीधे कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें कितने हैं? 48। ना कांग्रेस ने, ना उद्धव ठाकरे ने, ना शरद पवार ने एक भी मुस्लिम अकलियत को टिकट नहीं दिया। और कौन टिकट दिया? इम्तियाज जलील मजलिस से लड़ रहे मौजूदा MP जो हैं। अब उठाकर देख लो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नहीं दिया,
राजस्थान में किसी मुसलमान को नहीं दिया, छत्तीसगढ़ में नहीं दिया। आप बताइए फिर आपकी नुमाइंदगी कौन करेगा? फिर ओवैसी अपनी रैलियों में क्यों कह रहे हैं कांग्रेस ने एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया? तो उसकी वजह जान लीजिए। हैदराबाद में कांग्रेस ने चुनावी मुकाबले को त्रिकोणीय बना डाला है। कांग्रेस ने डॉक्टर वजीउल्लाह को मैदान में उतार दिया, जिससे ओवैसी को अपने मुस्लिम वोट में सेंध की आशंका डराने लगी है। इसीलिए अब वो अपनी पार्टी को मुसलमानों की असली आवाज बताने में जुट गए हैं। और अब बात करते हैं मौसम विभाग में जो येलो अलर्ट जारी किया है पहाड़ी इलाकों को लेकर के, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की बात करें तो 5 मई तक भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। और जो ताजा बर्फबारी की तस्वीरें दोनों राज्यों से सामने आई है वो आपको दिखा देते हैं और पूरा अपडेट्स भी बता देते हैं। जहां मैदानी राज्यों में गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, तो वहीं पहाड़ी राज्यों में अप्रैल का महीना भी दिसंबर सा नजर आ रहा है। हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से गुलजार है। चांदी की बरसात हो रही है, टूरिस्ट पहुंचने लगे हैं। हिमाचल और जम्मू कश्मीर दोनों ही पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी है। पेड़ों और पहाड़ों पर बर्फ है। दुकानों, मकानों, सड़कों और वाहनों हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। जहां तक देखेंगे सिर्फ बर्फ की सफेद चादर दिखेगी। भयंकर बर्फबारी की तस्वीरें मनाली के ऊपरी हिस्सों की हैं, जहां इतनी ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है कि लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। सड़कें बंद हैं, आवाजाही पर रोक है। बेमौसम हुई बेहिसाब बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए चुनौती बन गई है। मनाली में इस कदर हो रही बर्फबारी को देख मैदानी इलाकों से पर्यटक मनाली पहुंच रहे हैं, बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, जिसके चलते कई इलाकों में घंटों लंबा जाम और पानी की किल्लत की खबरें भी सामने आ रही है। हिमाचल में सिर्फ मनाली ही नहीं बल्कि ऊंचाई वाले क्षेत्र लाहौल स्पीति में भी बर्फ आफत बन गई है। चूंकि लाहौल स्पीति काफी हाइट पर है, इसलिए बर्फबारी के सीजन में भारी मात्रा में टूरिस्ट यहां पहुंचते हैं। लेकिन मई के मौसम में हो रही बर्फबारी के चलते लाहौल स्पीति के क्षेत्रों में हिमपात और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते स्पीति पुलिस ने पर्यटकों को फिलहाल इन इलाकों में जाने से बचने को कहा है। लाहौल स्पीति में बर्फबारी इतनी ज्यादा हो चुकी है कि कई फीट मोटी चादर सड़कों पर जमा है, जिसमें पैदल चल पाना भी काफी मुश्किल है। हिमाचल में हो रही लगातार बर्फबारी के चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। टूरिस्ट को ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जाने से रोका जा रहा है। हिमाचल के रोहतांग, सोलांग, शिमला इन जिलों में भी बर्फबारी के अच्छे खासे प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। बर्फबारी हो रही है, जहां तक नजर घुमाएंगे आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखेगी। पूरा इलाका बर्फ से पटा पड़ा है। जिस वक्त भारत का एक हिस्सा चिलचिलाती गर्मी से परेशान हो रहा है, उसी वक्त घाटी में सबसे ज्यादा टूरिस्ट का ध्यान खींचने वाली गुलमर्ग वैली का नजारा कुछ ऐसा है, जहां बर्फबारी के साथ साथ लगातार बारिश हो रही है। मौसम ने करवट कुछ इस तरह ली है कि सब कुछ चांदी की चादर में लिप्त हो चुका है। सिर्फ गुलमर्ग ही नहीं, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा और बांदीपुरा जिले में भी ताजा बर्फबारी हुई, जिसके बाद सब कुछ बर्फ से ढका हुआ दिखाई दिया। बेशक मई शुरू हो चुका है, लेकिन पहाड़ों में दिसंबर नजर आना फिलहाल बंद नहीं होगा। मौसम विभाग की तरफ से हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कई जिलों में 5 मई तक के लिए भारी बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कहीं बर्फबारी से लोग बेहाल है, तो कहीं आग का तांडव नजर आया। 2 शहरों में ऐसी आग लगी कि लाखों का नुकसान हो गया। आग लगी कैसे और कितनी भयानक वहां पर आग लगी है, सारी जानकारी इस रिपोर्ट में। 2 शहरों में आग का विकराल रूप देखने को मिला। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ तो कहीं लोगों की जान बाल बाल बच गई। आग के रौद्र रूप की पहली घटना महाराष्ट्र के पालघर जिले से सामने आई। आग की विकराल लपटें उठ रही हैं। काले धुएं का गुबार उठ रहा है। धधकती आग की लपटें काफी दूर से ही नजर आ रही हैं। आग मुंबई से सटे नाला सोपारा के एक रेस्टोरेंट में लगी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग आग की आगोश में आ गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त रेस्टोरेंट के अंदर कुछ कर्मचारी मौजूद थे जो कि आग की चपेट में आ गए, जिसके चलते हादसे में 4 लोग घायल हो गए। आनन फानन में मौके पर मौजूद लोगों ने अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो घायल हो चुके थे। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। आग की सूचना फौरन फायर ब्रिगेड को मिली।
मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने 3.5 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के बाद रेस्टोरेंट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि पूरा रेस्टोरेंट खाक हो चुका है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है, लेकिन रेस्टोरेंट में लाखों का नुकसान हुआ है। आग की दूसरी घटना यूपी के मथुरा से सामने आई है, जहां बिजली ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग कितनी भयानक है, उसकी गवाही ये काले धुएं का गुबार दे रहा है। धुआं इतना ज्यादा है कि कई किलोमीटर तक सिर्फ काला धुआं दिखा। इस दौरान कई घंटों तक ट्रांसफार्मर धू धू कर जलता रहा। ट्रांसफार्मर से आग की भयंकर लपटें उठती दिखीं। आग इतनी तेजी से फैली कि ट्रांसफार्मर के पास लगा विशाल का पेड़ भी इसकी आगोश में आ गया। काफी देर बाद मौके पर पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि ट्रांसफार्मर में आग कैसे लगी इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है, पर गनीमत ये रही जिस वक्त ये हादसा हुआ तुरंत स्थानीय लोगों ने इस रास्ते पर आवाजाही को बंद कर दिया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। प्रचार के दौरान बिहार के मधेपुरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू यादव पर जमकर तंज कसा और उन्होंने कहा कि लालू यादव ने अपने 9 बच्चों को ही राजनीति में आगे बढ़ाया है। जहां चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार का लालू प्रसाद यादव पर निजी हमला, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव ने क्या पलटवार किया है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। सहरसा की चुनावी रैली में एक तीर से 2 शिकार करते दिखे सीएम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने पहले लालू के परिवारवाद पर हमला बोला, फिर उसी बहाने आरजेडी से गठबंधन तोड़ने के फैसले को जायज ठहराने लगे। अब बाल बच्चा को आगे बढ़ाता है, अरे हम ही बना दिए थे, हम तो हट गए, देखे गड़बड़ कर रहा है। और उसके बाद जो हमने जिसकी चर्चा कर दी, अब बाद में 7 साल के बाद उसको हटना पड़ा, तब बीवी को बनवा दिया। अब बाद में 9 गो बाल बच्चा पैदा किया, जरा बताइए तो। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और लालू के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने नीतीश के बयान पर जवाब मांगा, तो उन्होंने कहा कि उन पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, उन्हें बोलने दीजिए। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश ने लालू के बच्चों की संख्या गिनाकर उनके परिवारवाद पर निशाना साधा हो। परिवारवाद का हवाला देकर अब वो लालू के भ्रष्टाचार पर भी चोट कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में सबसे सस्पेंस वाली सीट बनकर के रह गई है अमेठी और रायबरेली, कांग्रेस की विरासत वाली सीट, जहां कभी सबसे पहले इन्हीं सीटों पर नाम का ऐलान उम्मीदवार का ऐलान हुआ करता था, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में तस्वीर बिल्कुल उलट है। और देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवारों की एक और लिस्ट सामने आ गई है, लेकिन हैरानी की बात है कि इसमें भी अमेठी और रायबरेली को लेकर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। और ऐसे में ऐसा ही लग रहा है कि शायद कांग्रेस ने उस दावे को मान लिया है बीजेपी के, जिसमें कहा गया है कि राहुल और प्रियंका भी अगर अमेठी और रायबरेली से लड़ लें तो भी जीत नहीं पाएंगे। लगता है इस चुनाव में अमेठी रायबरेली गांधी परिवार के लिए जी का जंजाल बन गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता अमेठी में राहुल को चुनाव लड़ाने की मांग को लेकर ताबड़तोड़ धरना दिए जा रहे हैं। जगह जगह उनके पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के सर्वे सर्वा और चुनाव कमेटी ने इस पर सस्पेंस साध रखा है। कांग्रेस उम्मीदवारों की जो नई लिस्ट सामने आई है, उसमें ये बताया गया है कि यूपी की राजनीति में सक्रिय रहने वाले राज बब्बर अब गुड़गांव से चुनाव लड़ेंगे और कांगड़ा सीट से आनंद शर्मा ताल ठोकेंगे, लेकिन इस लिस्ट में रायबरेली अमेठी का अता पता नहीं है। ऐसे में सवाल गहरा रहा है कि गांधी परिवार आखिर अपनी विरासत वाली दोनों सीटों पर मुंह खोलने को तैयार क्यों नहीं है। कांग्रेस इस पर अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रही। क्या राहुल को अमेठी से और प्रियंका को रायबरेली से हार का खतरा दिख रहा है। इन सवालों के बीच अमेठी का कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहा है कि हम उम्मीद खो रहे हैं, जनता हमसे जवाब मांग रही है और हमारे पास जवाब नहीं है। प्रदर्शन हम लोग नहीं कर रहे हैं, आपके माध्यम से हम लोग अपनी बात राहुल जी को बता रहे हैं कि अमेठी की जनता, किसान, नौजवान, महिला, व्यापारी, युवा सब आपको बुला रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। चूंकि 3 दिन बचा है और इन 3 दिनों में नाम की घोषणा हो जाए और पर्चा दाखिला हो जाए, अमेठी की जनता पूरी तरह से आपके साथ है, आपको चुनाव जिता कर भेजेगी। चूंकि अब लोगों को जवाब देते थे, हमारी जबानें थक गई कि हाँ आज होगी घोषणा, कल होगी, आज होगी, कल होगी। घोषणा में देर हो, इसलिए आपके माध्यम से हम लोग के लिए वोटिंग परसेंटेज रिलीज किया गया। लेकिन विपक्ष को ये जो आंकड़े सामने आए हैं वो रास नहीं आ रहे हैं। देर से आंकड़े जारी करने को लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं।
2 चरणों के मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने फाइनल वोटिंग डेटा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पहले चरण के मतदान में 66.14% वोट पड़े और दूसरे चरण में 66.71% वोट पड़े। चुनाव आयोग से जारी अंतिम आंकड़ों पर विपक्षी पार्टियां कांग्रेस, टीएमसी और सीपीएम फिरकी खा रही है, सवाल उठा रही है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने अपने ट्वीट में लिखा, 4 दिन पहले जारी किए गए मतदान के मुकाबले 5.75% की उछाल, क्या ये सामान्य है? सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा, 2 चरणों के मतदान के अंतिम आंकड़े प्रारंभिक आंकड़ों से काफी अधिक हैं। नतीजों में हेरफेर की आशंकाएं बनी हुई हैं। पहले चुनाव आयोग मतदान के तुरंत बाद 24 घंटे के भीतर मतदान प्रतिशत का अंतिम डेटा जारी करता था। इस देरी का कारण क्या है? इसके अलावा प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र और उन लोकसभा क्षेत्रों में शामिल विधानसभाओं में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। ध्यान रहे, पहले चरण की वोटिंग 102 सीटों पर 19 अप्रैल को हुई थी, जबकि 88 सीटों के लिए दूसरे चरण की वोटिंग 26 अप्रैल को हुई थी।